ममता की बात करें सुनील जी, ममता बनर्जी जुझारू किस्म की नेता है, सबको पता है। वो हार मानने वालों में से नहीं है। अपने दम पर उन्होंने बहुत कुछ किया है। कांग्रेस से अलग हुई, अपनी पार्टी बनाई, खुद लंबे समय तक संघर्ष किया, वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ, वाम दलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 2011 में आखिरकार उन्हें सत्ता मिल ही गई। 15 साल सत्ता में भी रही, लगातार मुख्यमंत्री रही। लेकिन अब ममता फिर से, उनको वही सारा संघर्ष करना पड़ेगा अगर पार्टी बचानी है, पार्टी को आगे बढ़ाना है तो। लेकिन ममता के साथ अब उनकी उम्र नहीं है। वो 71 साल की हो गई हैं। 5 सालों के लिए सत्ता गई है। 2021 में जब चुनाव होगा वो 76 साल की हो गई होंगी। क्या आपको लगता है कि अभी उनके अंदर इतनी, अंदर से वैसी उनकी शक्ति, उतना बल, ताकत, उनके आत्मबल होगा कि वो फिर से टीएमसी को जोड़कर और 2021 तक फिर से ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि सत्ता फिर से छीन सकें? नहीं, आज के तारीख में 70 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। 70 साल की उम्र में तमाम नेता हैं जो बाकायदे संघर्ष कर रहे हैं और एक आपके अंदर एक प्रतिबद्धता चाहिए कि आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ममता बनर्जी एक संघर्षशील नेता रही हैं और संघर्ष के साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है। और यही वजह है, अगर उनके संघर्ष की पृष्ठभूमि नहीं होती तो जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रामक चुनाव अभियान चलाया, SIR का जो असर दिखाई पड़ा आपको, उस सब में ममता बनर्जी के इतना टिके रहने की कोई संभावना थी नहीं। वो 41% लोगों का मत पाग अगर वो उनको मिला इस इलेक्शन में भी, तो ये सामान्य बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना एक बिना एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के संभव ही नहीं। उम्र निश्चित 70 साल की उम्र है, लेकिन 70 साल की उम्र इतनी नहीं है कि आपको खारिज कर दिया जाए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को देख लीजिए आप, जिनकी उम्र क्या है, कौन 40 साल का है, 45 साल का, 50 साल का, जो आपको पहली लाइन में दिखाई पड़े, सब है और पूरी मेहनत से काम करते हैं। एक एक दिन में आधा दर्जन, एक दर्जन सभाओं को संबोधित करते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, देर रात तक बैठकें करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लगातार उपलब्ध रहते हैं लोगों के लिए। तो अगर आप कोई जिस पार्टी को आगे बढ़ना है वो इस अभियान में लगे रहते हैं लोग। आज ममता बनर्जी को इस बिना पर, क्योंकि 70 साल की उम्र हो रही है, वो संघर्ष नहीं कर पाएंगी। वो सिर्फ एक सवाल था सुनील जी कि क्या वो कर पाएंगे नहीं। मैं ऐसे उनके राजनीतिक इतिहास को तो सब जानते ही हैं कि कैसे वो करके आई हैं। बिल्कुल, मैंने कहा तो क्या आप निगाह दौड़ा लीजिए ना, आप निगाह दौड़ाइए कि किस बड़ी जिन पार्टियों के नेता विरोध में ही है, कुछ ही ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 50 से कम है, अन्यथा तो अधिकांश लोगों की स्थिति यही है। और ये तो संघर्षशील नेता रही ही है। उम्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बेमानी है। मेरा सवाल इसलिए भी था सर कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश। 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाती है मायावती, अपनी खुद की पार्टी की। उनके पास खुद का बहुमत था, BSP के पास। सत्ता जाती है, 2017 का चुनाव आता है, उनके पास 206 सीटें थी, वो संख्या आ जाती है 80 पर। उसके 2012 वाले चुनाव में ही 80 पे आ जाती है, 17 में आ जाती है 19 और 22 में आ जाती है सिर्फ 1। मायावती अभी सिर्फ घर में रहती हैं, घर से दफ्तर जाती हैं, कभी कभार अंबेडकर जी की जयंती हुई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, गिनी चुनी रैलियां करती हैं, वो भी कभी कभार। राजनीतिक तौर पर उन्होंने एक तरह से कह ले सन्यासी ले लिया है। 70 साल की वो भी हैं। क्या ममता ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं अगर जांच एजेंसियों की ज्यादा दबाव पड़ा केंद्र का? आपने तो खुद जवाब दे दिया। आपके इस वक्तव्य में ही आपके सवाल का जवाब है। वह घर से नहीं निकलती, ममता बनर्जी के साथ तो लागू नहीं होता। वह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती, ममता बनर्जी के साथ तो लागू नहीं होता। उनकी पार्टी टूट रही है, उस टूट को बचाने के लिए लगातार सक्रिय है। मायावती जी के ऊपर, मायावती जी का मत प्रतिशत गिरने का कारण क्या है जो मैं समझता हूं? मायावती जी को कौन लोग वोट देते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, उनकी राजनीति से सहमत नहीं है, उनके पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। वो मायावती जी के साथ जो उनका समर्थक वर्ग है, मायावती जी ने अपने समर्थकों को ध्रुवीकरण के आधार पर तो नहीं तैयार किया ना, सामाजिक सशक्तिकरण के नाम पर उन्होंने तैयार किया। अगर आप जिस भारतीय जनता पार्टी से आप संघर्ष करते रहे हैं, अगर आप उनके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ेंगे तो आपका समर्थक आपके साथ क्यों रहेगा? टीएमसी का जो मतदाता है वो बीजेपी का मतदाता तो नहीं है, वह वामपंथियों का मतदाता तो नहीं है।
कांग्रेस और वामपंथियों के मतदाता में से ही उन्होंने अपना समर्थक वर्ग तैयार किया है। लेकिन अगर आज ममता और जो भारतीय जनता पार्टी से असहमत है, अगर आज तो ममता बनर्जी, आप जो कह रहे हैं सर, मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि वो मायावती की तरह तो बिल्कुल नहीं बनने जा रही। मायावती जी जैसे पिछले 12-13 सालों से एकदम चुप बैठी हुई हैं सत्ता जाने के बाद से, वैसा तो कुछ वो नहीं करने वाली। लेकिन सर यहां पर एक समानता है, मायावती जी को लेकर कहा जाता है कि उनके खुद के ऊपर तो कोई वैसा लांछन लगा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई आरोप लगे नहीं है, लेकिन भाई या भतीजों को लिए ही वो चाहती हैं कि वो सुरक्षित रहें। वो भी क्या ममता जी को भी अपने भतीजे की सुरक्षा को लेकर डर नहीं होगा? नहीं, कोई मायावती जी की सरकार के ऊपर मायावती खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुकदमे हैं, निजी तौर पर उनके ऊपर नहीं, उनके भाई या तमाम और लोगों पर बात होती है जी। कोई नहीं, लेकिन वह उनके ऊपर उनकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से घिरी हुई कही जाती रही। जी जी। ममता बनर्जी के साथ स्थिति है कि ममता बनर्जी संघर्ष की राजनीति करके निकली हैं। ममता बनर्जी ने कभी यह संकेत नहीं दिया, मैंने जब सत्ता में थी तब भी वो लड़ती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने आमने सामने खड़े होकर के उसका मुकाबला किया। लेकिन ये कभी सुनील नहीं जी, कहा कि अटल सरकार में ममता जी मंत्री भी रह चुकी हैं। मैं इस सरकार वो बीजेपी बदल चुकी है जी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कहा करती थी कि दल बदल के लिए से बनने वाली सरकार को हम चिमटे से नहीं छूएंगे। आज बीजेपी कहती है कि जैसे कोई उसको परहेज नहीं है। तो वो उस दौर की बात मत, यही तो, और लेकिन के ऊपर ममता बनर्जी के ऊपर तो आरोप लगाया ही जाता है। ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाने वाली ममता बनर्जी है। बिल्कुल, राहुल गांधी ने ऐसा कहा था चुनाव के दौरान। यानी उसके पहले प्रणब मुखर्जी ने कहा है, कई बार कहा है उन्होंने। और स्थिति और अच्छा, यह कोई आधारहीन बात भी नहीं है। ममता बनर्जी, आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के में शामिल थे। ममता बनर्जी बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। जब चुनाव में उनको अपना समर्थक वर्ग बहुत बढ़ा नहीं, तब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और उन्होंने कांग्रेस का साथ पकड़ा। 2011 के चुनाव में वो कांग्रेस के साथ थे। बिल्कुल बिल्कुल, साथ में चुनाव लड़ा था दोनों ने जी, मिलकर लड़ा था चुनाव। वह 2 बार प्रयास किए कि बीजेपी के साथ लड़ करके वह अपना मत प्रतिशत, अपने समर्थक वर्ग को बढ़ा सकते हैं। उनको वो सफलता नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे राज्य में। लेकिन ममता जी ने उनको स्थान दिया। सरकार में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठनों को उन्होंने मदद पहुंचाई। ऐसा नहीं था कि उनके संगठन के विस्तार में या उनके जनाधार के विस्तार में कोई अवरोध उन्होंने पैदा किया। तो ये आरोप उनके ऊपर है, लेकिन बावजूद इसके वह एक गैर सांप्रदायिक नेता के रूप में उनकी छवि रही है। बिल्कुल, वह एक डेवलपमेंट की बात करती रही है, बंगाल अस्मिता की बात करती रही हैं, और एक समर्थक वर्ग उन्होंने तैयार किया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर इस बातचीत का, बहुत सारे दिल्ली में बैठे सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि ममता जी के लिए अच्छा ये होगा कि अब वो फिर लौट आए वहीं पर जहां से वो गई थी। कई बार सर महाराष्ट्र में शरद पवार ये कहते आए हैं, से संकेत देते आए हैं कि उनका वाला गुट हो सकता है भविष्य में कांग्रेस के साथ जुड़ जाए या विलय कर ले। क्या ममता जी कभी ऐसा चाहेंगी या वो कर सकती हैं? बहुत कम संभावना लग रही है, मुझे पता है वो ऐसी नेता है, अपना दल है उनका, क्यों विलय करेंगी, लेकिन फिर भी क्या ऐसी कोई संभावना भविष्य में बन सकती है? भविष्य में क्या होगा इसको वैभव जी कहना मुश्किल है। लेकिन आज अगर कोई राजनीतिक दल किसी बड़े राजनीतिक दल में विलय की बात करता है तो वह अपने आप को राजनीतिक रूप से कमजोर होना स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकारोक्ति कम से कम ममता बनर्जी याद करने वाली नहीं है। दूसरी चीज, एक कमजोर टीएमसी या एक ऐसी टीएमसी जो अपने जनाधार को खिसकता हुआ स्वीकार कर ले, वह किसी के लिए एसेट नहीं है। वह इंडिया दल समूह के लिए भी एसेट नहीं है। स्वीकार आप कांग्रेस में शामिल होकर के आज हो सकता है कि तात्कालिक लाभ आपको मिल जाए। दीर्घकालिक लाभ के लिए अपनी राजनीतिक चुनौतियों को और अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखना आवश्यक है। जिस भी संगठन के साथ, जिस भी गठबंधन के साथ आप खड़े होंगे, वहां कम से कम यह रहेगा कि आपके पास एक राजनीतिक ताकत है, एक राजनीतिक पहचान है। तो मुझे ये नहीं लगता कि आज इस बात की पहल कांग्रेस या टीएमसी कोई करेगा। अभी तो ये भी अगर आप ये कहते हैं,
हम और आप सभी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 41% मतदाता अभी भी राज्य का टीएमसी के साथ है। जब आप कांग्रेस से विलय की बात करते हैं तो यह पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो खत्म हो जाता है। ये लगेगा कि आपको अपने अपने आपका अपना कोई जनाधार है ही नहीं। आप स्वीकार कर ले रहे हैं कि मेरे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं, आपकी कोई राजनीतिक पूंजी नहीं। तो बिना राजनीतिक पूंजी के किसी भी गठबंधन में जाने पर आपकी पहचान क्या रहेगी? अभी आवश्यक है कि टीएमसी अपनी पूरी राजनीतिक ताकत, अपनी पूरी पहचान के साथ गठबंधन की राजनीति करे और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। उनकी आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पहचान बना रहना आवश्यक है। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो लोग हैं वह उस गठबंधन के माध्यम से और टीएमसी के माध्यम से एक मजबूत राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। लेकिन अगर टीएमसी मर्ज करती है तो पहले तो ही स्वीकार कर ले कि मैं कुछ सही रह ही नहीं गए। और यह स्वीकारोक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए, उस राजनीतिक दल के समर्थकों के लिए, उस राजनीतिक दल के रैंक एंड फाइल के लिए कतई उचित नहीं है। उस गठबंधन के लिए वो उचित नहीं है जिस गठबंधन के साथ वो राजनीतिक दल अपने आप को खड़ा पाएगा या जिसके साथ वो खड़ा होने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। सुनील जी, कांग्रेस पार्टी में एक धड़ा है जो ममता बनर्जी के पार्टी के इस पतन को लेकर खुश दिख रहा है। अधीर रंजन चौधरी भी काफी खुशी नजर आ रहे हैं कि अच्छा हुआ, जो इन्होंने बोया वही ये काट रही हैं, ऐसा करके वो कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए अब थोड़ी बहुत जगह मिल सकती है पश्चिम बंगाल में अगर वो सही से एक्टिव हो जाए वहां पर? तो नहीं, अधीर रंजन चौधरी तो हमेशा से ममता बनर्जी के खिलाफ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस और ममता बनर्जी के द्वारा गठबंधन में चुनाव लड़ने के खिलाफ रहे। अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को इंडिया दल समूह में शामिल होने के खिलाफ रहे। एक उनकी अपनी राजनीति है, उनका उस राजनीति की उनकी अपनी व्याख्या है, बिल्कुल आप लेकिन यह जरूर है कि अगर विपक्ष का स्पेस खाली हो, जो टीएमसी के कमजोर होने से जो स्पेस खाली होगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसको अकेले कांग्रेस उसको जगह कर नहीं भर पाएगी। कांग्रेस भरेगी, कांग्रेस को फायदा होगा, लेकिन उसमें वामपंथी शामिल होंगे और टोटलिटी में इंडिया दल समूह शामिल हो। कोई एक दल एक मजबूत विपक्ष होकर के पश्चिम बंगाल में खड़ा हो जाएगा टीएमसी से अलग, ये संभव नहीं। आज अभी इस दौर में राजनीतिक गतिविधियों का, विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों का नेतृत्व तो टीएमसी के हाथ में रहेगा, ममता बनर्जी के हाथ में रहेगा। और उनके साथ लग करके जो इंडिया दल समूह है, उस अपनी जो खोई हुई ताकत है, जो फिसलती हुई नजर आ रही है, उसको ले पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी से असहमत लोगों को एकजुट करने के लिए यह आवश्यक है कि आप ममता बनर्जी को साथ रखिए। अभी आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी है पश्चिम बंगाल में, इतने टूट फूट इसके उसके बावजूद भी। तो मेरा अपना मानना यह है कि आगे क्या हो, आगे कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, वामपंथियों की क्या स्थिति होगी तो देखा जाएगा। लेकिन आज और आने वाले निकट भविष्य में भी टीएमसी की आवश्यकता है और इंडिया गठबंधन की आवश्यकता है। टीएमसी भी अपने अकेले बूते पर ये काम नहीं कर पाएगी। टीएमसी के साथ भी, टीएमसी को अपने गठबंधन के साथ आगे बढ़ना होगा। और वह जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, उससे असंतुष्ट होने वाले, उससे नाराज रहने वाले लोग, उनको समर्थन न देने वाले लोगों को वो कंसोलिडेट कर सकते हैं गठबंधन के साथ। जी बिल्कुल। सुनील जी, अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के नेतृत्व, उनकी राजनीतिक शैली से काफी ज्यादा ही प्रभावित थे। वो बार बार ममता से मिलने भी जाते थे, उनसे फोन पर सलाह भी लेते थे, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती थी बीच बीच में। और कई लोग कहते भी थे कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो उसी स्टाइल में चुनाव लड़कर जीतें जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल जीतती आ रही हैं। लेकिन अब तो ममता जी भी हार गई हैं। अखिलेश जी को क्या झटका लगा होगा? लगा तो होगा ही। क्या जो रणनीतिक तौर पर उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिली थी 2024 वाले चुनाव में, पहली बार उनके 37 सांसद चुनकर आए थे सपा के, जो मुलायम सिंह जी के दौर में भी इतनी संख्या में नहीं चुनकर आए थे, क्या 27 में उनके लिए अब थोड़ा बहुत खतरे की घंटी बज चुकी है कि देखो बीजेपी अब रणनीति बदल चुकी है अपनी? नहीं, खतरे की घंटी यह है कि आप अकेले बीजेपी से नहीं लड़ सकते। ये आवश्यक है कि आप गठबंधन के साथ राजनीति करें। भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी भी गठबंधन करती है।
उत्तर प्रदेश के जिस राज्य का आप उल्लेख कर रहे हैं, वो वहां भी उसने कई पार्टियों से गठबंधन कर रखा है। बिल्कुल, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, तमाम छोटे छोटे दल हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी होने का दावा करती है, एक ऐसी पार्टी जो लगातार 2 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, एक ऐसी पार्टी जो पिछले 3 बार से केंद्र की सत्ता में है, वह पार्टी भी अपने गठबंधन को बनाए रखना चाहती है। तो यह संदेश है समाजवादी पार्टी के लिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है उसकी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन चुनाव भी समाजवादी पार्टी के साथ ही नेतृत्व में ही लड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों जिसमें कांग्रेस शामिल है उसको एकदम छोड़ देगी या उससे अलग रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी। तो आपके सामने हश्र पता है, डीएमके स्टालिन हार गए चुनाव, ममता जी खुद चुनाव हार गए। आपको संगठित होकर के ही बीजेपी का मुकाबला करना है, और आप जब संगठित होकर के बीजेपी का मुकाबला करते हैं तो केवल आपके पास संसाधन नहीं आते। जो आम आदमी है, जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता, उसको भी आप संदेश देते हैं कि विकल्प के रूप में एक राजनीतिक ताकत आपके पास है, आप मिल करके बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। और यह संदेश देना लोगों के अंदर एक विश्वास जगाता है कि वह बीजेपी से अलग एक समूह को और एक गठबंधन को या एक उम्मीदवार को वो अपना मतदान कर सकते हैं। अलग अलग करके आप लोगों को संदेश नहीं दे सकते। आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, उसके पास संसाधन भी है, उसके पास कार्यकर्ता भी है। ऐसे में 2027 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बिल्कुल समाजवादी पार्टी को मुगालता नहीं पालना चाहिए कि एकदम अलग राह पर चल करके वह चुनावी कामयाबी हासिल कर लेगी। वो संभव नहीं है। पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए कांग्रेस का रहना नितांत आवश्यक। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लगातार विरोध में अभियान चलाती रही है और एक ऐसी पार्टी के रूप में वह उभर कर सामने आई जो बीजेपी के साथ किसी कीमत पर किसी तरह के अपने आलोचना में और अपने हमलों में शिथिलता बरतने वाली नहीं। यह विश्वास कायम करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को साथ रख करके आगे बढ़े और दोनों पार्टियों की अगर किसी तरह की कटुता होगी उसका भी असर अच्छा नहीं जाएगा। फिर कार्यकर्ताओं के स्तर पर मेल मिलाप की गुंजाइश खत्म हो जाती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.